के इस टॉपिक में भोजन के घटक उसके दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और सबसे बड़ी बात यह आपके व्यक्तिगत जीवन में भी और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। न केवल आज आपकी इस कक्षा में बल्कि जीवन में जब भी किसी परीक्षा का आप सामना करेंगे तो इस विषय से संबंधित कोई न कोई प्रश्न आपके सामने जरूर आएगा। कल हमने पढ़ा था कि भोजन के अंदर महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से होते हैं। वो थे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश और जल। हमने कार्बोहाइड्रेट यानी मंड, उसकी जांच के बारे में, प्रोटीन की जांच के बारे में, वसा की जांच के बारे में कुछ प्रयोग भी करके देखे। आज हमें भोजन के ये घटक कौन कौन से भोजन में प्रचुर मात्रा में होते हैं, काफी मात्रा में होते हैं, पर्याप्त मात्रा में होते हैं, हमें भोजन में वो सम्मिलित करने चाहिए, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे भोजन का बहुत प्रमुख अंग है, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः अनाजों के अंदर होता है, जैसे सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चावल, आलू, गेहूं, शकरकंदी, पपीता, ऐसा कोई भी खाद्य पदार्थ जिसके अंदर मिठास महसूस हो। हमें ऐसे फल भी हो सकते हैं, अनाज तो है ही, और भोजन में बहुतायत में इसका प्रयोग किया जाता है। कारण क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और ऊर्जा हमारी शरीर की आवश्यकताओं के लिए बहुत आवश्यक है। ऊर्जा न केवल हमें चलने फिरने, घूमने फिरने के लिए आवश्यक है, यदि हम विश्राम की स्थिति में आराम भी कर रहे हो तो भी शरीर के अंदर जो हमारा पाचन चलता है, हृदय चलता है, परिसंचरण तंत्र चलता है, श्वसन चलता है, उसके लिए भी हमें ऊर्जाओं की आवश्यकता होती है और उन ऊर्जाओं की पूर्ति हमारी मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट से होती है। वसा भी हमारा ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। अगर अनुपात में तुलना की जाए तो कम मात्रा में वसा लेने पर भी हम उतनी ही ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं जितनी हम अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेने से। लेकिन वसा का पाचन थोड़ा जटिल होता है और उससे ऊर्जा काफी देर में मिलती है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज इसके कुछ प्रमुख अंग होते हैं। उसके बाद भोजन का दूसरा प्रमुख घटक है वसा। वसा हमें चिकनाई वाले भोज्य पदार्थों में, खाने के पदार्थों में मिलता है, जैसे तेल, घी। तो इसके लिए अगर आपकी परीक्षा में कोई प्रश्न आए तो जिनसे हमें घी तेल प्राप्त होता है वो नाम हम बता सकते हैं, जैसे दूध, घी, तिल, सरसों, इनसे हमें वसा प्राप्त होती है। बादाम, मूंगफली, तो इस तरह की वस्तुओं का आप उल्लेख कर सकते हो, अपने उत्तर में उनको लिख सकते हो। तीसरा जो इसका मुख्य पदार्थ है हमारे भोजन का घटक, जो शरीर की वृद्धि के लिए, हमारी कोशिकाएं निरंतर शरीर के अंदर टूटती फूटती मरती रहती हैं, तो उनके पुनर्निर्माण के लिए शरीर में हमारे जो वृद्धि होती है, वृद्धि प्रदान करने के लिए कोशिकाओं के, मांसपेशियों के बहुत आवश्यक होता है, वो है प्रोटीन। और प्रोटीन हमें मिलता है मुख्यतः दालों से और मांस से। तो दालों में क्या है, मूंग की दाल, अरहर की दाल, ये हो सकता है। मांस से हमें प्रोटीन मिलता है, और शाकाहारियों में चने की दाल और सोयाबीन इसका प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत है। तो हमारे भोजन के आपको 3 अंग बताए गए थे। एक बताया गया था ऊर्जा देने वाला, ऊर्जा देने वाले में कार्बोहाइड्रेट्स, वसा। एक होते हैं शरीर को शक्ति प्रदान करने वाले, वृद्धि करने वाले कोशिकाओं की टूट फूट के लिए, उसके लिए प्रोटीन के स्रोत आपको बता दिए गए हैं। और तीसरा बताया था हमारी बीमारियों से बचाव करने वाले, रक्षण करने वाले। रक्षण करने वालों में हमारे खनिज लवण और विटामिन प्रमुख आते हैं। तो विटामिन के बारे में चर्चा करेंगे कि बड़ा विस्तार से। विटामिन हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, इसीलिए हम भोजन के अंदर फलों को और सब्जियों को सम्मिलित करते हैं, और मुख्यतः उनसे प्राप्त होते हैं। वैसे तो किसी भी भोजन के एक अवयव में एक से अधिक अंश हो सकते हैं। जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके अंदर विटामिन भी हो सकते हैं, जिनके अंदर विटामिन उनमें कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं। प्रोटीन वाले में भी कुछ कार्बोहाइड्रेट्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम मुख्यतः उनका उल्लेख करेंगे जो पदार्थ, जो भोजन का घटक उसके अंदर मुख्यतः पाया जाता है। तो अब विटामिन के बारे में हम चर्चा करते हैं। विटामिन की एक और विशेष बात है, हमारे भोजन के अंदर अगर हमें स्वस्थ रहना है,
हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा भी हमें चाहिए दिन के कार्यों के लिए, कोशिकाओं के टूट फूट के लिए, उनकी मरम्मत करने के लिए हमें प्रोटीन्स भी चाहिए, और बीमारियों से भी हमारा रक्षण होता रहे, तो उसके लिए हमें हमारे भोजन में प्रत्येक अंग को सम्मिलित करना होता है। विटामिन भी उसका एक प्रमुख अंग है। तो विटामिन का भी एक समूह है, यह कोई एक विशेष विटामिन घटक नहीं है, इसके अनेक उप समूह है, और मुख्यतः इनको पहचान के लिए, नामकरण के लिए विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, और उनका नामकरण किया गया है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के आदि कुछ प्रमुख विटामिन हैं। तो वो इसमें देखिएगा, प्रत्येक विटामिन हमारे शरीर में एक विशिष्ट प्रयोजन के लिए होता है। उनका कुछ उपयोग, उनकी कमी से जो रोग होते हैं, किसी भोजन के घटक विशेष की अगर भोजन में लंबे समय तक कमी हो जाए तो हमारे शरीर में कुछ कमियां आ सकती हैं। उन रोगों को हम अभावजन्य रोग कहते हैं। आपकी पुस्तक के अंदर एक मोटे गाढ़े अक्षरों में लिखा हुआ होगा, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। यह प्रश्न भी आपसे अभ्यास में पूछा जा सकता है कि अभावजन्य रोग किसे कहते हैं, तो वो रहेगा, पुनरावृत्ति करेंगे, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? यदि लंबे समय तक हमारे भोजन में भोजन के किसी अवयव की कमी हो जाए, उसके कारण हमारे शरीर में जो विकार, जो बीमारियां पैदा हो जाती हैं, उसे हम अभावजन्य रोग कहते हैं। और अभावजन्य रोगों की रोकथाम कैसे की जा सकती है? अभावजन्य जो कारण है, कारण का निवारण किया जाए। निवारण क्या होगा? कारण क्या था इसका? कारण ये था कि हम भोजन के अंदर प्रत्येक अवयव को नहीं लेते थे। अगर हम प्रत्येक अवयव को लेने लग जाएंगे तो इन रोगों का निराकरण, निदान, इनका उपचार हो सकता है। तो इनका उपचार क्या होगा? हमें भोजन को हमेशा पूरा संतुलित, प्रत्येक अवयव को उसके अंदर सम्मिलित करके, यानी हमें हमेशा संतुलित भोजन करना चाहिए। अब विटामिन के बारे में अलग अलग चर्चा करते हैं। विटामिन ए, विटामिनों के समूह का पहला सदस्य। विटामिन ए हमारे भोजन का एक बहुत महत्वपूर्ण अवयव है। अगर विटामिन ए की कमी किसी के भोजन में हो जाती है तो वह व्यक्ति आंखों के रोगों से पीड़ित हो सकता है। आंखों के लिए बहुत ही आवश्यक विटामिन है। और विटामिन ए मूलतः पाया जाता है मछली के तेल, यानी मछली के मांस के अंदर, पपीते में, हरी सब्जियों में, आम, गाजर और दूध में। विटामिन ए की कमी से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आंखों के रोग हो जाएंगे, हमें दिखाई देने में कमी हो जाएगी, रतौंधी रोग हो सकता है। और तो इस तरह से हमारी आंखों के लिए, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए, भोजन के अंदर ये जो अवयव आपको पहले बताए गए हैं ये अवश्य। विटामिनों के समूह का दूसरा सदस्य है विटामिन बी। विटामिन बी भी एक बहुत तरह के विटामिन का एक समूह है, जिसे विटामिन बी समूह बोलते हैं। विटामिन B1, B2, B12, इस तरह से एक पूरा का पूरा समूह है। ये हमारे शरीर के अंदर अगर इसकी कमी हो जाए तो बेरी बेरी रोग हो जाता है, बहुत अधिक थकान होने लग जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी, शरीर के अंदर दुर्बलता का जो है अनुभव होगा। तो विटामिन बी की कमी को दूर करने के लिए हमें हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध और मांस में विशेषकर यकृत और धनिया, इस प्रकार के हमारे जो पदार्थ होते हैं भोजन के, उनका हमें भोजन में पर्याप्त मात्रा में उपयोग करना चाहिए। और विटामिनों के अंदर तीसरा जो सदस्य है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। मैं जो विटामिन की कमी के कारण जो आपको बता रहा हूं, ए से रतौंधी, बी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी, ये नाम बच्चे विशेष रूप से ध्यान रखेंगे क्योंकि परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और वो विटामिन कौन से खाने के पदार्थों में पाया जाता है। तो विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग का नाम मैंने बताया स्कर्वी। इससे स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों में खून आने लग जाता है इस रोग के अंदर। और अगर शरीर में किसी कारण कोई चोट लग जाए, घाव हो जाए, तो घाव जल्दी से नहीं भरता, ये स्कर्वी रोग का लक्षण है। और इसकी पूर्ति के लिए विशेषकर एक छोटी सी पहचान मैं आपको बता रहा हूं। ये हमारे भोजन के जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनके अंदर विटामिन सी बहुतायत में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, आम, दही, लस्सी, इस प्रकार के जो भी पदार्थ हो, इस श्रेणी के जो भी पदार्थ होते हैं, आंवला,
इनके अंदर विटामिन सी बहुतायत में पाया जाता है। उसके बाद हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य है हमारे शरीर के लिए विटामिन डी। विटामिन डी हमारे शरीर की अस्थियों को मजबूत करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि खनिज लवण भी हमारे भोजन का प्रमुख अंग है। उन खनिज लवणों में एक कैल्शियम, फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस हमारी हड्डियों के लिए जरूरी होते हैं। तो कैल्शियम हमारे शरीर में हड्डियों के लिए सही काम कर पाए, हड्डियों के अंदर टिक पाए, उसके लिए विटामिन डी बहुत जरूरी होता है। उसके बिना कैल्शियम का अवशोषण हमारे शरीर में नहीं होता। और विटामिन डी भी हमें प्राप्त होता है, हमारे शरीर में क्षमता है त्वचा में, अगर हम सुहावनी धूप में लेट जाएं तो हमारे शरीर पर पड़ने वाली सूरज की किरणें विटामिन डी का स्वतः निर्माण करने लग जाती हैं। तो ये हमारा बिना भोजन के त्वचा द्वारा भी निर्मित कर लिया जाता है। तो धूप भी हमारे लिए विटामिन डी का बहुत अच्छा स्रोत है। बाकी इसके जो मुख्य स्रोत हैं वो जैव पदार्थ हैं भोजन के, जीव जंतुओं से मिलने वाले। जीव जंतुओं से हमें भोजन में क्या मिलता है? दूध, मांस, अंडा, ये विटामिन डी के हमारे प्रमुख स्रोत हैं। और उसके बाद आते हैं हम, वैसे तो ई और के भी हैं, लेकिन ये अति सूक्ष्म हमारे जो है विटामिन हैं और हमारे पाठ्यक्रम में इनका अधिक उल्लेख नहीं, अधिक विस्तार नहीं है, इसलिए इनकी अपेक्षा हम आते हैं खनिज लवण पे। खनिज लवण में जैसा आपको बताया कैल्शियम, फास्फोरस, लौह, ये प्रमुख खनिज हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कैल्शियम और फास्फोरस हमारी हड्डियों के लिए आवश्यक होते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, अदरक, केला, दूध, इनके अंदर लौह, कैल्शियम, फास्फोरस आदि खनिज तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो हमें इनका सेवन भी पर्याप्त मात्रा में भोजन में करते रहना चाहिए। इसके बाद हमारे भोजन का प्रमुख घटक है रुक्षांश। रुक्षांश का मतलब आहारी रेशे। वो हमें प्रत्यक्ष रूप से कोई पोषण तो प्रदान नहीं करते हमारे शरीर में, लेकिन हमारे शरीर में जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसका हमारी मांसपेशियों द्वारा, यकृत द्वारा, आमाशय द्वारा, आंत जो है, छोटी आंत, बड़ी आंत, उनके अंदर पाचन होता है। और पाचन होने के बाद जो अपशिष्ट बचता है, अपशिष्ट को निष्कासित करने में, उसकी सफाई करने में आहारी रेशे बहुत हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। और ये मूलतः हरी पत्तेदार सब्जियों में, फलों में, और आटे का चोकर जो होता है, गेहूं का ऊपर का चोकर, छिलका जिसको बोलते हैं, उसमें पर्याप्त मात्रा में होते हैं, जो हमारे पाचन तंत्र को ठीक बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद हमारे भोजन का एक प्रमुख घटक है जल। जल भी हमारे भोजन का बहुत प्रमुख घटक है। ये भी हमारे शरीर के अंदर सारा का सारा, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भोजन का आवागमन सारा का सारा तरल प्रवाह के रूप में होता है। अगर उसके अंदर जल की पर्याप्त मात्रा नहीं होगी तो उसका प्रवाह समुचित नहीं हो पाएगा, उसका अवशोषण भी उसके रसों के रूप में, तरल के रूप में होता है। इसलिए भोजन के अंदर जल भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। वैसे तो भोजन, हमारी सब्जियां जो हैं, फल जो हैं, अनाज जो है, उनके अंदर, सबके अंदर होता है। आप किसी नींबू को काट के देखिए, संतरे को काट के देखिए, आपका चाकू या जिस कपड़े के ऊपर रखेंगे जहां भी वह गीला हो जाएगा, जल उनके अंदर होता है। लेकिन फिर भी हम भोजन के अंदर, जैसे सब्जियां जब बनाते हैं, अतिरिक्त जल उसमें मिलान कर लेते हैं। दूध के अंदर भी जल होता है, तो हमें जल का और उसके अतिरिक्त भी हम सेवन करते रहते हैं। तो भोजन के अंदर हमें जल भी पर्याप्त मात्रा में लेते रहना चाहिए। इससे हमारी सारी पाचन प्रक्रियाएं समुचित रूप से चलती रहती हैं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो विषय था वो संपूर्ण होता है। अपेक्षा है, उम्मीद है आपने सब याद कर लिया होगा। फिर भी पुनरावृत्ति के लिए बता देता हूं, भोजन के हमारे प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण, रुक्षांश और जल आदि। विभिन्न विटामिन्स की कमी से होने वाले रोगों को आप याद रखेंगे। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस, और कैल्शियम की कमी से हड्डियों की कमजोरी, लौह तत्व की कमी से
रक्त अल्पता, एनीमिया, खून की कमी जिसको बोलते हैं, और रुक्षांश और जल की कमी से अपच रोग हो सकता है, पाचन तंत्र हमारा गड़बड़ा सकता है। आयोडीन भी भोजन का एक आवश्यक खनिज है, उसकी कमी से घेंगा या गलघोटू रोग हो जाता है, जिसमें गले की मांसपेशियां सूज जाती हैं और सांस लेने में परेशानी होती है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर अगले चैप्टर में। बाय।